सोशल मीडिया के बहुत सारे नफ़ा नुकसान हैं, अच्छाई है तो बुराई है। और इसी सोशल मीडिया की वजह से कई बार पुलिस को कई केस को सुलझाने में कितनी मदद मिलती है, उसका एक एग्जाम्पल है आज की कहानी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा कई बार होता है जब कोई कत्ल करता है तो लाश से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन एक कातिल कत्ल करने के बाद लाश को बाकायदा सामान की तरह बैग में रखकर मुंबई से ट्रेन पकड़कर ओडिशा जाना चाहता था और फिर वहाँ ना मालूम उस लाश के साथ क्या करता, पर उसके दिमाग में यही था और वो निकल भी पड़ा था सफ़र के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ ये भी आगे बताऊंगा। कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया और इस पूरी कहानी का ताना बाना भी कोरोना काल से ही शुरू होता है। वैसे इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023। मुंबई की कहानी है। कुर्ला चेंबूर इलाके के पास मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब तो मुंबई में मेट्रो शुरू हो चुका है। तो वहीं पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उस कंस्ट्रक्शन साइट के थोड़ी दूरी पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, 2 बैरिकेड्स ज़मीन पर गिरे पड़े। उसे लगा कि किसी ने गिरा दिया होगा, कोई गाड़ी टकरा गई होगी। मजदूरों ने कहा इसको खड़ा कर देते हैं ताकि गाड़ी इधर ना आए। अब दोनों मजदूरों ने मिलकर उस बैरिकेड को खड़ा कर दिया। जैसे ही खड़ा किया तो उनकी आंखें खुली की खुली। उन्होंने देखा नीचे एक बहुत बड़ा बैग रखा हुआ है। अब उन्हें समझ में आया कि बैरिकेड को किसी ने धक्का नहीं मारा, बल्कि जानबूझकर इस बैग को रखकर उसके ऊपर बैरिकेड रख दिया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। अब दोनों ने बैग को खोला। जैसे ही बैग खोला, दोनों के कदम पीछे। बैग खोलते ही अंदर एक लाश, एक लड़की की ठुसी हुई। दोनों घबराए भागे। बाकी मजदूर साथियों को बताया। उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। लाश बैग के अंदर। पुलिस ने चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया। बैग से लाश को बाहर निकाला, तलाशी ली, लेकिन कोई ऐसा आईडी या कोई ऐसा प्रूफ कुछ नहीं जिससे पता चले कि ये कौन है। शक्ल सलामत थी, मतलब चेहरे को कुछ ख़राब करने की कोशिश नहीं की गई थी। तो पूरे बदन पे कुछ नहीं था, सिर्फ उस मरने वाली लड़की के गले में एक लॉकेट था और उस लॉकेट पर एक क्रॉस बना हुआ था। इस क्रॉस को देखकर ये पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये लड़की जो भी है ये क्रिश्चियन है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब दिक्कत ये थी कि इस मरने वाली की शिनाख्त की जाए। पुलिस ने उसकी तस्वीर खींची, आसपास के इलाकों में पोस्टर चिपकवा दिया, गुमशुदा के तौर पर कोई पता बताए। इसके बाद आला पुलिस अफसरों ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि चूंकि इसके गले में एक लॉकेट में क्रॉस, तो उन्होंने उस पूरे एरिया में जितने भी चर्च थे उनको कांटेक्ट किया। उनको वो क्रॉस दिखाया, वो तस्वीर दिखाई और कहा कि शायद ये लड़की यहाँ आती हो, ख़ासतौर पर संडे के प्रेयर में आती हो। इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास के करीब 10, 15, 20 जो प्रीस्ट थे, फादर, उन सबको भी जाकर कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसी एक लड़की की लाश मिली है, लगता है कि वो क्रिश्चियन है, तो उसके बारे में अगर आपको कोई सुराग मिले तो बताइए। तमाम फादर्स ने भी कहा कि ठीक है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी जो भी मदद हो सकती करते हैं। अब उन्होंने वो लॉकेट और वो लड़की की तस्वीर दोनों अपने अपने ग्रुप में सोशल मीडिया पर, हर जितने भी प्रीस्ट थे चर्च के, उन्होंने डालना शुरू कर दिया। इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब पुलिस इसके अलावा आसपास के तमाम इलाकों को खंगाल रही है कि इस मरने वाली लड़की की शिनाख्त हो जाए, लेकिन शिनाख्त हो नहीं रही है। इसी दौरान में इधर तमाम प्रीस्ट के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, रीसेंड भी हो रहा है। कुछ दिन बीत गया। इसके बाद अचानक एक जो फादर, एक चर्च के धारावी के रहने वाले, उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया, मुंबई की क्राइम ब्रांच को, यूनिट 9 को, और कहा कि हमारे पास उड़ीसा के एक चर्च के एक फादर ने हमें फ़ोन किया और ये जो मैसेज हमने एफबी पर डाला था, फेसबुक पे, वो उड़ीसा तक पहुंचा। चूँकि लोग एक दूसरे को सर्कुलेट करके कह रहे थे कि अगर कोई जानता है तो मदद करो, तो बहुत बार ये शेयर किया गया। तो उड़ीसा के एक फादर ने उस तस्वीर को देखी, उस लॉकेट को देखी, और उसके बाद उन्हें लगा कि वो इस लड़की को जानते हैं, शायद वो लड़की उनके चर्च में आया करती थी। उन्होंने फ़ौरन वहाँ अपने लोकल उस फैमिली को बुलाया और वो तस्वीर दिखाई। फैमिली पहचान गई कि हमारी बेटी की तस्वीर है। उन्होंने नाम बताया, प्रतिमा पावल किसपट्टा, उम्र 25 साल, उड़ीसा के रहने वाली। तो जब उन्होंने कंफर्म किया तो उस प्रीस्ट ने फ़ौरन मुंबई के इस प्रीस्ट को, जिन्होंने ये सर्कुलेट किया था, उनको फ़ोन किया।
और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने फ़ौरन क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया, क्राइम ब्रांच को बताया। उन्होंने कहा कि आप उनकी फैमिली से हमारी बात करा दीजिए। अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उड़ीसा में उनकी फैमिली से बातचीत की, फिर फैमिली मुंबई पहुंच गई। लाश उनके सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, पता चला गला घोंट कर मारा गया है। अब पुलिस को लाश की शिनाख्त तो पुलिस कर चुकी थी, लेकिन कातिल कौन था? अब पुलिस ने इस बारे में छानबीन शुरू की। उन्होंने लड़की के घर वाले यानी कि प्रतिमा के घर वालों से पूछा कि आपको किसी पर शक है? तब उन्होंने बताया कि उड़ीसा का ही उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का है जिसका नाम है अस्कर मनोज बाड़ा। उम्र इसकी भी करीब 23-24 साल। ये उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। मुंबई में उनकी बेटी यानी प्रतिमा के साथ ये रहा करता था और दोनों लिव इन में रहा करते थे। लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता और प्रतिमा इस बारे में अपने घर वालों को भी बताती। कई उसने मैसेजेस भेजे, वो भी घर वालों के पास थे। तो पुलिस को लगा कि अच्छा, इस अस्कर मनोज को ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि कोई नंबर वंबर। घर वालों ने नंबर दिया, लेकिन वो स्विच ऑफ मोबाइल। अब नंबर के अलावा प्रतिमा के घर वालों को पता नहीं मालूम था कि वो मुंबई में कहाँ रह रही है। अब बड़ी मुश्किल क्या करें कि उसका पता कहाँ ढूंढे, और पता ना मिले तो फिर इसको कहाँ ढूंढे, मनोज को। अब मनोज के कॉल डिटेल के जरिए सीडीआर से उसका लोकेशन भी निकाला, तो वो लोकेशन कई दिनों से मोबाइल बंद एक ही जगह दिखा रहा था। और उस जगह पे बहुत बड़ा एरिया, कहाँ जाए, कहीं मिला नहीं, किसी ने बताया नहीं कि उन्होंने यहाँ देखा है। अब पुलिस का पूरा डाउट मनोज पर है, लेकिन मनोज का मोबाइल बंद है, पता कोई मिल नहीं रहा है। और शायद उसने जो सिम विम लिया था, वो सिम से भी जो पता उसने लिया ही नहीं था, किसी और के पते पे लिया होगा। तो कुल मिलाकर पुलिस अंधेरे में, कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। अब इसी दौरान में पुलिस ने अपने लोकल नेटवर्क के थ्रू इस केस को सुलझाने का फैसला किया। अलग अलग मुखबिरों को तस्वीर दी गई और कहा गया कि यार पता करो ये लड़की कहाँ रहती थी और ये लड़का कहाँ रहता था। ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक रोज़ एक मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को बताया कि ये जो प्रतिमा है ये धारावी इलाके में रहती थी और वहीं देखी गई थी, लेकिन एग्जैक्ट किस घर में रहती है हमें नहीं पता। अब पुलिस की एक टीम धारावी के पूरे इतना बड़ा इलाका है उसको छान रही है, पैदल चलकर डोर टू डोर। काफ़ी शॉपकीपर से, लोगों से तस्वीर दिखा दिखा कर पूछा गया। आखिरकार कामयाबी मिली। पता चला कि जो प्रतिमा है वो धारावी में एक घर में, जिस घर में रहा करती थी, उसका पता मिल गया। पुलिस वहाँ पहुँची। जब पहुँची तो फिर मायूसी, दरवाजे पे ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा गया कि भाई ये कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ये तो 19 तारीख से ही गायब है, मतलब 19 को गई थी, उसके बाद लौटी नहीं। और उसका जो दोस्त है मनोज, वो भी 19 को ही आया था, उसके बाद से नहीं आया, ताला लगाकर चला गया। अब पुलिस के हाथ फिर खाली, घर मिल गया लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं। और बात 19 नवंबर की थी, 19 नवंबर को ही लाश मिली थी। अब पुलिस क्या करे? पुलिस ने फिर अब मुखबिरों के जाल को बिछाया और कहा कि अब इस मनोज के बारे में पता करो, ये करता क्या था। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा जानकारी तो मिली नहीं कि मनोज करता क्या था। उन्होंने कहा वो बस यहाँ आता था, फिर रात को रहता था और फिर निकल जाया करता था। मुखबिर लगे रहे अब मनोज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। करते करते आखिर उन्हें कामयाबी मिली। और कामयाबी मिली तो फिर पता चला कि वो मुंबई के सियोन इलाके में एक समोसा शॉप था, वहाँ काम किया करता था। अब मुखबिर को जब ये बात पता चली, मुखबिर के जरिए पुलिस की टीम फ़ौरन उस समोसा शॉप पर पहुंची सियोन में। वहाँ जाकर उससे पूछा। शाम का वक्त था जब पुलिस पहुंची, तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ वो यहीं काम करता है। तो उन्होंने कहा बुलाइए। उसने कहा उसकी ड्यूटी सुबह से थी, 4 बजे वो यहाँ से निकल गया, अब वो सुबह ही आएगा। दुकानदार से पूछा गया उसका एड्रेस पता। उसने कहा ये साहब हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी वो नया नया यहाँ आया, कुछ ही दिन हुए हैं। अब पुलिस को लगा कि सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन क्या पता कहीं मनोज को ये बात पता चल जाए कि पुलिस शॉप तक आई है तो वो भाग जाएगा। तो पुलिस ने कहा कि चलो आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। और अभी तक नाम के अलावा चेहरा भी पूरी तरह से नहीं था पुलिस के पास। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। शॉपकीपर को पूछा तो उसने कहा हाँ ये है मनोज, क्योंकि उसी के शॉप के आगे दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ था। जब पुलिस ने कैमरा देखा तो एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। उन्होंने देखा कि ये दुकान से जब जा रहा है तो थोड़ा आगे कुछ एक जगह थी, उसके बाद ये हाथ खाली थे, लेकिन थोड़ा आगे एक दूसरे कैमरे में जब वो पहुंचा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सामान है और ये कहीं सफ़र पर निकलने की तैयारी कर रहा है। पुलिस को लगा कि ये पक्का भागने वाला है,
जो कि ये बैग के साथ है अब, और हो सकता है कि जो इतनी दिन से तलाश चल रही है धारावी में और इधर उधर, उसके कानों तक भी पहुंच गई होगी बात, क्योंकि वैसे भी वो लाश छोड़ कर आया था। अब पुलिस ने कहा ये पक्का जा रहा है और ये उड़ीसा जाएगा। फौरन मुंबई पुलिस ने अपने तमाम सोर्सेस को इकट्ठा किया और कहा कि मुंबई से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब की निगरानी करो, क्योंकि वो आज ही निकलेगा, बैग उसके पास है, और ख़ासतौर पर अब उड़ीसा जाएगा तो यह है कि ट्रेन से जाएगा। अब उन्होंने सारे ट्रेन के भी पता कर लिए, टाइम टेबल कितने बजे किस स्टेशन से कौन सी ट्रेन उड़ीसा जाती है। कुछ खास टीमों को अलग अलग जगहों पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करने पर लगा दिया गया, स्टेशन पे स्पेशली। तभी एक पुलिस वाले का फ़ोन आया अपने अफसर के पास। उसने कहा कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो है उस स्टेशन पर कुछ देर पहले उन्होंने मनोज को देखा, हाथ में वही बैग, सीसीटीवी कैमरे में कैद, और वो एक ट्रेन में सवार हो गया। वो जो ट्रेन थी गोडान एक्सप्रेस। अब पुलिस ने कहा कि चलो कामयाबी तो मिली, लेकिन जब उन्होंने गोडान एक्सप्रेस के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला गोडान एक्सप्रेस तो उड़ीसा जाती नहीं, ये तो यूपी जाती है, उत्तर प्रदेश। पुलिस को लगा ये क्या चक्कर है, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि शायद ये ट्रेन बदलेगा किसी अगले स्टेशन से, और वो ट्रेन पकड़ेगा जो उड़ीसा जाती है, और मुंबई से शायद ये डायरेक्ट उड़ीसा की ट्रेन नहीं पकड़ रहा है, कि उड़ीसा जाने वाली हर ट्रेन के ऊपर उसे शक होगा कि मुंबई पुलिस के लोग होंगे। पुलिस ने अपनी फिर जाल बिछाया। उसके बाद कहा कि आसपास के जो नज़दीकी स्टेशन है वहाँ फैल जाओ। बाकी के रेलवे पुलिस और जो लोकल पुलिस थी उनकी भी मदद ली गई। तो अलग अलग जगहों पे, थाने, कल्याण, इन सब जगहों पर ख़ास तौर पर नज़र रखने के लिए कहा गया। कुछ देर के बाद एक फ़ोन आया कि साहब ठाणे रेलवे स्टेशन पर मनोज उतरा है, और उतरने के बाद वो रेलवे स्टेशन से बाहर गया। अब पुलिस की मतलब सोच सही थी कि वो ट्रेन बदलेगा, पर ठाणे क्यों? अब पुलिस की टीम ने ठाणे रेलवे स्टेशन से पता किया कि ठाणे से क्या कोई उड़ीसा की ट्रेन जाती है, तो पता चला कि हाँ, रात को ट्रेन है जो उड़ीसा जाती है, और उस वक्त शाम का था वक्त, मतलब अगले 3-4 घंटे में वो उड़ीसा की ट्रेन ठाणे से जाने वाली थी। पुलिस को लग गया कि ये उसी ट्रेन से जाएगा। अब फ़ौरन बाकी पुलिस की टीम को अलर्ट किया गया, स्टेशन भेजा गया। स्टेशन के आसपास अब उसकी तफ्तीश शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद स्टेशन के बाहर ही बैग लिए चाय पीता हुआ मनोज मिल गया। पुलिस ने उसे दबोचा और इसके बाद अपने साथ लेकर वापस मुंबई आई। जब मुंबई आई थोड़ी ही देर के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर उसने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि प्रतिमा को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। जैसे आमतौर पर झगड़ा होता है, उस रोज़ भी झगड़ा हुआ, इससे पहले भी ऐसे कई बार झगड़े हुए। बोला वो उससे बहुत प्यार करता था। बात 2020 की है, शायद मार्च अप्रैल का महीना था। देश में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। इन लोगों को ही पता था, जहाँ ये काम करते थे दोनों, इन्होंने कहा कि अब यहाँ रहना मुश्किल है, पता नहीं लॉकडाउन में क्या होगा। दोनों ने फैसला, मतलब दोनों तब जानते नहीं थे, पर दोनों अलग अलग फैसला कर रहे हैं कि हमें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। जो भी होगा घर वालों के साथ ही रहेंगे, जीना हो मरना हो। तो उधर वो प्रमिला भी अपना ट्रेन में बैठ गई मुंबई से उड़ीसा जाने के लिए। 2020 में मार्च या अप्रैल का महीना था। और इधर मनोज भी मुंबई में ही था। वो भी अब उसने कहा कोरोना के हालात ठीक नहीं है, वो भी उड़ीसा के लिए ट्रेन में बैठ गया। इत्तेफाक से दोनों एक ही उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अब ट्रेन में उस वक्त मारामारी थी, दोनों एक ही डब्बे में बैठ गए। दोनों की पहली मुलाकात उसी ट्रेन के डब्बे में हुई, फिर बातचीत हुई। अब लंबा सफ़र, तो बातचीत के दौरान पता चला कि भाई उड़ीसा के हैं, फिर धीरे धीरे पता चला एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो जब आदमी कोई अपना मिलता है, जब एक ही पते का, एक ही, जैसे विदेश में अगर कोई इंडियन मिलता है तो बड़ा प्यार हम लोगों को मरता, चलो यार अपना कोई मिला। तो वैसे ही देश में जब आप ट्रैवल करते हैं और आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके गाँव का अगर कोई पता चलता है तो आप कुछ ज़्यादा ही उसके करीब होते हैं। तो उन दोनों को भी जब पता चला कि ये तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो फिर दोनों बातचीत करने लगे। दोनों लगभग हम उम्र भी थे। इसके बाद ठीक ठाक सफ़र कट गया, दोनों डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए। इस सफ़र के दौरान दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया था। अब दोनों फ़ोन पे बातें करने लगे। कोरोना काल लंबा हो रहा था, लॉकडाउन लंबा खिंच गया, 2 साल तक गांव में रहे। इस दौरान फ़ोन पे बातचीत होती रही और इस बातचीत के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब ज़िंदगी पटरी पर वापस लौटी, लॉकडाउन ख़त्म, कोरोना ख़त्म, फिर दोनों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, नौकरी करने के लिए वापस मुंबई जाने का फ़ैसला किया और दोनों एक ही ट्रेन से फिर उड़ीसा से मुंबई पहुँचे।
वहाँ जाकर अब चूंकि दोनों में प्यार हो गया था, उन्होंने कहा क्या अलग अलग रहना। उन्होंने एक धारावी में कमरा किराए पर लिया। अब दोनों लिव इन में रहने लगे, दोनों अपना काम करते, साथ रहते, कुछ महीने तो अच्छे भी थे। फिर बाद में दोनों में झगड़ा होने लगा। 19 नवंबर को ये दोनों घर पर थे। अचानक मनोज ने जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रमिला किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। कई बार फ़ोन के जब ऑडियो तेज़ होते हैं तो सामने फ़ोन पे जो है दूसरी तरफ उसकी भी आवाज़ आपके कानों तक आती है। तो उसने देखा कि सामने से आवाज़ किसी लड़के की है या मर्द की है, मेल वॉइस थी। और जिस तरीके से प्रमिला बात कर रही थी उससे डाउट हो गया कि ये दोनों एक दूसरे का, इनके बीच में कुछ अफेयर है। इसके बाद वो भड़क गया, फिर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उसे गुस्सा आया और उसने मछली पकड़ने वाला नेट जो होता है, जाल रखा हुआ था, उसने उठाया और प्रमिला के गले में डाला और तब तक उस फंदे को कसता रहा जब तक कि प्रमिला की मौत नहीं हो गई। जब प्रमिला की मौत हो गई तब मनोज को लगा कि उसने क्या कर दिया। फिर वो डरा, फिर लगा ये मुंबई है, पता नहीं यहाँ क्या होगा। फिर उसने तय किया कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसको अपने साथ ले जाएंगे। उसने एक बड़ा सा बैग लिया, उस बैग में प्रमिला की लाश रखी और लाश रखने के बाद अब उसने कहा कि वो सीधे स्टेशन जाएगा और ट्रेन से वापस उड़ीसा पहुंचेगा। वो घर से निकला ऑटो से, लेकिन एक थोड़ा ही आगे क्या देखा कि कुछ बैरिकेड्स लगे हुए पुलिस वाले हैं। वो घबरा गया कि कहीं पुलिस वालों ने अगर बैग खोल दिया तो क्या होगा। फिर उसे ख्याल आया अगर रेलवे स्टेशन पे बैग खुलवा दिया तो क्या होगा। तब उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसने जहाँ पे भी था उसने वो ऑटो रुकवाया, बैग लेकर उतरा। सुनसान जगह थी, रात का वक्त। तभी उसने देखा यहाँ पे एक बैरिकेड लग रहा है और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई है नहीं। तो उसने बैग वहीं किनारे रख दिया और उसके ऊपर बैरिकेड्स को गिरा दिया और वापस घर लौट आया। फिर उस घर पे ताला लगाकर वो निकल गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर लाश मिलेगी ही मिलेगी तो फिर बात उस तक पहुँचेगी। और उसके बाद वो गायब हो गया। उसने पुलिस से कहा कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में पता नहीं क्या हुआ और मैंने मार डाला। तो ये थी सोशल मीडिया के थ्रू एक लाश की शिनाख्त, कोरोना के दौरान पनपी एक मोहब्बत और फिर शक की वजह से एक कत्ल। उसकी कहानी में जितना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।